नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दिव्य त्रिपाठी, आईक्यू स्टर में आपका स्वागत है। हम लोगों ने राष्ट्रपति यानी कि प्रेसिडेंट के बारे में काफ़ी कुछ सीखा है और काफ़ी कुछ जाना है अपने पिछले राष्ट्रपति वाले वीडियो में, ठीक है? अगर आपने अभी तक वो ना देखा हो, तो आप जाके उसको प्लीज़ देख लें, क्योंकि उससे आपको कई सारे पॉइंट्स क्लियर हो जाएँगे कि उनके जो निर्वाचक मंडल होते हैं, वो क्या होते हैं, यानी कि इलेक्टोरल जो कॉलेज होता है, वो क्या होता है और प्रेसिडेंट से रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स हैं, उनके बारे में, उनकी वोटिंग कैसे होती है, उनकी काउंटिंग कैसे होती है, उनमें क्या-क्या इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, उसके बारे में मैंने अच्छे से आपको समझाया है। तो अब एक बार उस वीडियो को देख लेंगे, तो आपको कई सारी चीज़ें क्लियर हो जाएँगी एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से और वैसे ही नॉर्मली भी, ठीक है? तो चलिए आज का जो टॉपिक है वो उसी के आगे है और आप अगर इसको अलग से भी देख रहे हैं तो भी आपको कोई समझने में प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन आप उसको भी प्रेफ़र करें कि जिससे कि आपको सारी चीज़ें राष्ट्रपति के बारे में समझ में आएँ। तो आज मैं राष्ट्रपति का एक नया चैप्टर लेके आया हूँ। तो चलिए देखते हैं कि आज क्या सीखने को मिलेगा। तो हमारे राष्ट्रपति होते हैं, उनका जो इलेक्शन होता है वो किस तरीके से होता है वो हम लोगों ने समझ लिया, ठीक है? और अब ये देखते हैं कि राष्ट्रपति पे महाभियोग कैसे लगाया जाता है। अगर हम आर्टिकल की बात करें तो आर्टिकल 61 में आर्टिकल 61 में महाभियोग की प्रक्रिया बताई गई है। प्रोसीजर ऑफ इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट आर्टिकल 61 में लिखा हुआ है कि कैसे इम्पीचमेंट के द्वारा हम राष्ट्रपति को हटा सकते हैं। तो राष्ट्रपति को क्यों हटाया जाता है और किस टाइम पे हटाया जा सकता है और क्या प्रोसेस है उसका, वो बहुत ही लंबी प्रक्रिया है क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण पद है, तो उसको हटाने की प्रक्रिया भी बहुत जटिल है, यानी बहुत टफ है। तो इसको सीखते हैं कि क्या-क्या हो सकता है और किस तरीके से हटा सकते हैं। जब किसी भी राष्ट्रपति पे यानी किसी भी प्रेसिडेंट पे जब इम्पीचमेंट लगाया जाता है तो उसका रीज़न होता है कि वह संविधान का उल्लंघन करता है, यानी कि संविधान में लिखी बातों के अलावा अगर उसने कोई अलग तरीके से कोई कार्य किया या फिर कोई भी जो भी कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड है, उनके अलावा कोई कोई गलत तरीके से कार्य किया गया जो असंवैधानिक है, तो उस बात पे कोई भी सदन यानी जो पार्लियामेंट होती है, उसका कोई भी जो हाउस होते हैं दोनों या फिर लोकसभा या राज्यसभा, उन दोनों में से कोई भी एक आरोप लगा सकते हैं कि ये इन्होंने उल्लंघन किया है और हम इन पे इम्पीचमेंट का प्रस्ताव रखना चाहते हैं। जब ये वैलिड हो जाता है, तब उसके द्वारा हम लोग देखते हैं कि इस पे जो आरोप लगे हैं, वो सही है कि नहीं और जो वो सिद्ध हो जाते हैं, सही हो जाते हैं, वैलिड रहते हैं, तो इन पे इम्पीचमेंट लगता है। तो उसका प्रोसेस क्या है कि अगर जैसे जब किसी भी राष्ट्रपति के लिए इम्पीचमेंट प्रस्ताव लाया जाता है, यानी फिर ऐसा बताया गया है कि अगर किसी भी प्रेसिडेंट के लिए अगर इम्पीचमेंट प्रस्ताव लाना है, तो जो भी सदन उन पे आरोप लगा रहे हैं या फिर ये चार्ज लगा रहे हैं, उनको कम से कम 14 दिन पहले ये एक लिखित नोटिस यानी एक रिटन में नोटिस देनी होती है राष्ट्रपति के पास कि ऐसा-ऐसा पॉइंट है, हम आपके लिए इम्पीचमेंट ला रहे हैं। अगर आपको कोई भी पॉइंट हो, तो आप इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं। आप खुद भी उसके लिए अपना रिप्लाई कर सकते हैं। तो इस चीज़ के लिए कि हाँ, आप पे इम्पीचमेंट लगने वाला है, तो उसको 14 दिन पहले राष्ट्रपति के पास एक रिटन नोटिस जाती है और उसके बाद जो संसद में कोई भी सदन जैसे पार्लियामेंट में कोई भी हाउस, जैसे कि लोकसभा या राज्यसभा में से 1/4 लोग इसके लिए जो आरोप जैसे कि मान लीजिए कि मैं आप पे आरोप लगा रहा हूँ, तो मेरे द्वारा ही आप पे आरोप नहीं लग जाएगा, एक की ही वजह से नहीं हो जाएगा। जो हाउस होते हैं, उनमें जो संख्या है उसका 1/4 लोग मिलके उसपे जो आरोप है उसको माने और उसके बाद जो भी प्रेसिडेंट पे जिस भी प्रेसिडेंट पे किया जा रहा है, उसके लिए 14 दिन की उसे नोटिस दें, यानी 14 दिन पहले उसको नोटिस देके बताएँ कि हाँ, यहाँ पे इम्पीचमेंट है। पहले तो हम लोग जानते हैं कि लोकसभा या राज्यसभा 2 हाउस होते हैं, ठीक है? पार्लियामेंट में, लोकसभा, राज्यसभा, ठीक है? ये 2 हाउस होते हैं और उसके बाद इन दोनों हाउस में मैंने बताया कि 1/4 लोग पहले इस प्रक्रिया में स्टार्ट करते हैं। जो पहल करते हैं वो 1/4 लोग करते हैं, ठीक है? उसके बाद लोकसभा या राज्यसभा में से कोई एक, तो हम लोगों ने मान लिया कि जैसे मान लीजिए राज्यसभा वाले लोग इम्पीचमेंट लाना चाहते हैं, तो क्या प्रक्रिया होगी उसके बारे में बताता हूँ, क्या प्रोसेस होगा उसके बारे में बताता हूँ। कि इनको समझ में आया कि राष्ट्रपति अपने तरीके से काम कर रहे हैं, जो कि असंवैधानिक है, तो इसके लिए ये पहले राष्ट्रपति को 14 दिन पहले, ठीक है? राष्ट्रपति को 14 दिन पहले नोटिस देंगे, जो कि रिटन रहेगा, यानी कि लिखित रहेगा, लिखित नोटिस देंगे इम्पीचमेंट के लिए। और उसके बाद ये इनके जो सदस्य हैं, उनके 1/4 लोग कम से कम जो इनके सदस्य होते हैं, उनके कम से कम 1/4 लोग को हस्ताक्षर करना होगा, यानी 1/4 लोगों को साइन करना होगा, एग्री करना होगा कि हम इम्पीचमेंट ला रहे हैं। पहले 1/4 लोगों को हस्ताक्षर के द्वारा इनको बताना होगा कि इम्पीचमेंट हम लोगों को शुरू करना है, ठीक है? तो इस तरीके से पहल होगी इम्पीचमेंट की। किसी भी राज्यसभा या लोकसभा में से ये स्टार्ट कोई भी कर सकता है। तो हम लोगों ने माना कि राज्यसभा स्टार्ट कर रही है, राष्ट्रपति को 14 दिन पहले लिखित नोटिस देगी, उसके बाद उसके 1/4 सदस्य पहले हस्ताक्षर पर रहेगा इन सभी 1/4 सदस्यों का कि हम इन पे राष्ट्रपति पे इम्पीचमेंट लाना चाह रहे हैं, ठीक है? उसके बाद जब इतना प्रोसेस हो जाएगा, तो
जो भी ये रेज़ोल्यूशन है इम्पीचमेंट का, उसे उस जैसे कि मान लीजिए राज्यसभा ने स्टार्ट किया है, तो ये जब प्रोसेस हो जाएगा एक चौथाई वाला, उसके बाद 2/3 लोगों के द्वारा इसको पारित होना चाहिए, कि ये जब पारित हो जाएगा, यानी जब ये पास हो जाएगा 2/3 लोगों से, तब ये दूसरे हाउस में जाएगा। तो अब ये राज्यसभा ये कार्य कर रही है, तो इस वजह से ये इनके 2/3 मेंबर्स, जब इतना कार्य हो जाएगा, तो 2/3 ऑफ टोटल मेंबर्स, इतने लोग इसको पास करेंगे। पास होना बहुत ज़रूरी है कि 2/3 लोग उसको पास करें ही करें, ठीक है? तो जब ये 2/3 लोगों से पास हो जाएगा, तो उसके बाद अब काम आएगा इसका लोकसभा का, ठीक है? यानी लोकसभा का ही नहीं, अगर लोकसभा ने स्टार्ट किया है, तो राज्यसभा का काम आएगा। अगर राज्यसभा ने हम लोग केस में राज्यसभा ने स्टार्ट किया है, तो लोकसभा का उसके बाद काम आएगा। तो इसमें ये रहता है कि अब ये चेक करेंगे कि जो इन्होंने आरोप लगाया राज्यसभा वाले मेंबर्स ने जो आरोप लगाया है राष्ट्रपति पे, वो वैलिड है या नहीं? वो वैलिड है या नहीं? यस और नो, ठीक है? उसके बाद इस जो जाँच होगी, उसमें राष्ट्रपति राष्ट्रपति प्रेज़ेंट हो सकते हैं और अपने पक्ष का प्रेज़ेंटेशन भी कर सकते हैं। यानी कि जैसे कि वो सम्मिलित भी हो सकते हैं और अपना व्यू भी रख सकते हैं, ठीक है? और अगर मान लीजिए कि ये सारी चीज़ें होने के बाद जो लोकसभा है या फिर जो भी दूसरा हाउस है, उसको सारे पॉइंट वैलिड लगते हैं और ये क्लियर हो जाता है कि जो उन पे आरोप लगाए गए हैं, वो वैलिड हैं, तो उनको उसी समय से उनके पद से हटाया जा सकता है, ठीक है? हटाया जाता है। ये पूरी प्रक्रिया ही है कि ये इम्पीचमेंट उसको पूर्ण माना जाता है, यानी कि इम्पीचमेंट वैलिड है, तो उसके बाद प्रेसिडेंट को हटाया जा सकता है। तो ये पूरा प्रोसेस है इम्पीचमेंट का, ठीक है? तो मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा इम्पीचमेंट, ठीक है? और अब हम लोगों ने ये जान लिया कि इलेक्शन कैसे होता है, उनको हटाया कैसे जा सकता है, ये सारी महत्वपूर्ण चीज़ें थी, किस आर्टिकल में है। अब चलिए देखते हैं कि आगे क्या-क्या चीज़ें हैं कि जो इनकी शक्तियाँ हैं और इनके कार्य क्या हैं, ठीक है? अब उसको देखते हैं। अगर भारत के राष्ट्रपति की शक्तियों की बात करें, तो जो भी एग्ज़ीक्यूटिव पावर्स होती हैं, वो राष्ट्रपति के अंतर्गत आती हैं, ठीक है? क्योंकि वह एक कार्यकारी हेड होता है, यानी कि जो भी एग्ज़ीक्यूटिव हेड होता है, तो इस वजह से जो भी एग्ज़ीक्यूटिव पावर्स हैं, वो प्रेसिडेंट की होती हैं। राष्ट्रपति की कार्यकारी शक्तियों के बारे में आर्टिकल 53 में बताया गया है। तो चलिए देखते हैं कि उनकी कार्यकारी शक्तियाँ क्या हैं। इंडियन गवर्नमेंट जो भी एग्जीक्यूटिव एक्शंस लेती है, उनके सभी कामों का हेड जो होता है, वो राष्ट्रपति ही होता है। उन्हीं के नाम पे सारे कार्य होते हैं, ठीक है? तो इसमें ये है और जो इंडियन गवर्नमेंट होती है या फिर जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है हमारी, उसके लिए जो लेन-देन की प्रक्रियाएँ होती हैं, यानी जो भी बिज़नेस वर्क्स होते हैं, उनके लिए उनका काम आसान हो जाए, जो ट्रांज़ैक्शंस हैं वो आसान हो जाएँ, उसके लिए राष्ट्रपति रूल भी बना सकता है। ऐसी शक्तियाँ भी राष्ट्रपति को दी गई हैं, ठीक है? अब आगे बढ़ते हैं। जो राष्ट्रपति होता है वो भारत के महान्यायवादी यानी कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की नियुक्ति करता है और जो भी उसके पारिश्रमिक होते हैं यानी जो भी उसकी रिम्यूनरेशन होती हैं उसका भी निर्धारण राष्ट्रपति ही करता है, ठीक है? जो भी उसकी पारिश्रमिक होंगे उनका निर्धारण भी राष्ट्रपति करेगा और उनकी नियुक्ति भी करेगा अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की। तो आप ये याद रखिएगा। अब चलिए देखते हैं कि राष्ट्रपति किन-किन लोगों की नियुक्ति करता है क्योंकि जो भारत का राष्ट्रपति होता है वो बहुत ही महत्वपूर्ण पदों के जो हेड होते हैं उनकी नियुक्ति भी करता है। तो आइए देखते हैं वो कौन-कौन है। तो उसमें सबसे पहले बताया गया है कंट्रोलर और ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है? भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के बारे में बताया गया है कि इनकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति द्वारा होती है, ठीक है? और अगर अगली नियुक्ति की बात करें तो उसमें है कि जो भी इलेक्शन कमीशन के हेड होते हैं, यानी कि जो चीफ इलेक्शन कमीशन होते हैं वो और उनके जो मेंबर्स होते हैं इलेक्शन कमीशन के, उनकी भी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होती है, ठीक है? जो यूपीएससी के चेयरमैन होते हैं और जो उनके मेंबर्स होते हैं, उनकी भी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा होती है। राज्यों के राज्यपाल की नियुक्ति भी राष्ट्रपति के द्वारा होती है, ठीक है? अब चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। चेयरमैन एंड मेंबर्स ऑफ फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया इनकी भी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा होती है यानी कि भारत के वित्त आयोग के अध्यक्ष और जो उनके सदस्य रहते हैं उनकी भी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा होती है तो ये सारी नियुक्तियां होती हैं राष्ट्रपति के द्वारा ठीक है एक राष्ट्रपति अपने देश के किसी भी प्रशासनिक जानकारी को केंद्र सरकार द्वारा प्राप्त करता है ठीक है तो ये भी हमारे संविधान में बताया गया है। इसमें एक चीज़ और बताई गई है कि राष्ट्रपति यह अपेक्षा कर सकता है कि प्रधानमंत्री उससे जो भी मंत्रियों द्वारा किसी भी मुद्दे पर निर्णय ले लिया गया है, लेकिन उस पे मंत्रिपरिषद द्वारा विचार नहीं किया गया है, ऐसे मामलों को प्रस्तुत करे राष्ट्रपति के सामने कि जिस पे वह अपने विचार व्यक्त कर सके। तो ये भी इसमें बताया गया है। जैसे कि वह कुछ पदों पे जो हेड होते हैं उनकी नियुक्ति के साथ कुछ आयोगों की भी नियुक्तियां करता है यानी कि अपॉइंट करता है किसी किसी नेशनल कमीशन की भी जिसमें से आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिख रहे हैं जो शेड्यूल कास्ट हैं उनके लिए आयोग जो बनाता है वो भी राष्ट्रपति बनाता है जो शेड्यूल ट्राइब्स है उनके लिए भी आयोग का गठन राष्ट्रपति ही करता है और उसके बाद जो ओबीसी होते हैं उनके लिए भी जो आयोग का गठन करता है वो राष्ट्रपति ही करता है ठीक है तो इन नेशनल कमीशन का अपॉइंटमेंट भी राष्ट्रपति के द्वारा ही होता है
इंटर स्टेट काउंसिल की भी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा होती है। अगर हम बात करें कि केंद्र शासित प्रदेश जो होते हैं, यानी कि जो यूटी होते हैं, यूनियन टेरिटरीज़ होती हैं, उनके जो एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं, अगर उनके अपॉइंटमेंट की बात की जाए, तो वो भी राष्ट्रपति ही करते हैं। तो ऐसे-ऐसे मेन-मेन जो टॉपिक्स हैं या फिर जो मेन-मेन पद हैं और मेन-मेन काउंसिल्स हैं, उनके सभी की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा ही होती है। तो अपने आप में राष्ट्रपति बहुत ही महत्वपूर्ण पद है। ये आप इस इन चीज़ों से समझ सकते हैं। राष्ट्रपति के पास ये भी शक्ति होती है कि वह किसी भी क्षेत्र को, देश में किसी भी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र यानी शेड्यूल एरिया डिसाइड कर सकता है कि या डिक्लेयर कर सकता है कि या शेड्यूल एरिया है, उसने डिक्लेयर कर दिया तो वो शेड्यूल एरिया हो जाएगा और उसके पास ये शक्तियाँ भी हैं कि उस एरिया में जो भी प्रशासन की शक्ति है, वो उसके पास रहे, ठीक है? तो ये सब भी उसकी पावर्स हैं। अब राष्ट्रपति की विधायी शक्तियों की बात करें, यानी कि जो लेजिस्लेटिव पावर है प्रेसिडेंट की, उसकी बात करें, उसमें ये बताया गया है कि वह संसद को बुलाता है और सत्रावसान करता है, यानी कि उसको कंप्लीट भी करता है और इसके पास ये भी पावर है कि वह लोकसभा को भंग भी करता है, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें हैं विधायी शक्तियों के बारे में। और उसके बाद अगला बात करें कि जब कभी कोई ऐसी कंडीशन आ जाती है कि जो गतिरोध की अवस्था होती है। गतिरोध की अवस्था की मान लीजिए कि किसी मुद्दे पे निर्णय नहीं ले पा रहे हैं लोकसभा या राज्यसभा और उसके बाद ऐसा है कि सेशन नहीं हो पा रहे हैं। मान लीजिए कोई बिल पारित किया गया है, उसमें कोई कंक्लूजन नहीं निकल पा रहा है, तो उसके लिए संयुक्त बैठक जो बुलाने का कार्य होता है, जो जॉइंट सिटिंग बैठाने का कार्य होता है, वो भी राष्ट्रपति कर सकता है, ठीक है? जो राष्ट्रपति होता है, वो सभी जनरल इलेक्शन के बाद यानी जो सभी आम चुनाव होते हैं, उनके बाद जो पहला सेशन होता है पार्लियामेंट में, उसको संबोधित करता है, ठीक है? तो ये भी उसके पावर्स हैं, जो कि विधायी शक्तियों के अंतर्गत आते हैं, यानी कि एग्ज़ीक्यूटिव पावर के अंतर्गत आते हैं। जब भी लोकसभा या राज्यसभा में जैसे कि मान लीजिए कि लोकसभा में स्पीकर होते हैं और डिप्टी स्पीकर होते हैं, ठीक है? और राज्यसभा में सभापति और उपसभापति होते हैं। जब भी इनकी सीट खाली हो जाती है जिस भी समय, तो इनकी नियुक्त करने का कार्य भी ये राष्ट्रपति के पास होता है। तो ये भी एक इनकी विधायी शक्ति के अंतर्गत आता है, ठीक है? जो हमारे भारत में सांसद होते हैं, उनके जो अयोग्यता की बात होती है, यानी कि डिस्क्वालिफ़िकेशन की बात होती है, तो वह इलेक्शन कमीशन से परामर्श ले सकते हैं, ठीक है? उनसे परामर्श लेके अपना ये भी रहता है उनके पास कि वो उसपे बाध्य नहीं रहते हैं कि परामर्श तो उनसे ले सकते हैं, लेकिन बाध्य नहीं रहते हैं। राष्ट्रपति कुछ प्रकार के बिलों को पेश करने की सिफारिश या फिर अनुमति दे सकता है, ठीक है? राष्ट्रपति के पास अध्यादेश जारी करने की भी शक्तियाँ होती हैं, ठीक है? कि जैसे कि कोई ऐसे सर्कमस्टेंसेस आ जाते हैं कि जब कभी रूल नहीं बन सकता है, तो ऐसी इमरजेंसी कंडीशन में जो मतलब कि जब संसद नियम नहीं बना पाती है, तो इमरजेंसी में या फिर कोई ऐसी कंडीशन आ जाती है कि राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है, ठीक है? उसके बाद में ऐसा प्रोसेस होता है कि उसको फिर बाद में लोकसभा या राज्यसभा में फिर डिस्कस करके फिर उसको एक नियम बना दिया जाता है। तो ये सारी बातें अलग हैं, लेकिन मैं अभी राष्ट्रपति के बारे में बता रहा हूँ। तो ये अध्यादेश जारी कर सकता है, यानी एक नियम बना सकता है कोई भी इमरजेंसी के टाइम पे या फिर कोई भी किसी भी टाइम पे, ठीक है? राष्ट्रपति के पास जैसे कि कई सारे ऐसे जो विभाग हैं, वो लोग अपना रिपोर्ट पहले राष्ट्रपति के पास ले जाते हैं, उनके पास पेश करते हैं। उसके बाद राष्ट्रपति उन रिपोर्ट्स को पार्लियामेंट में पेश करता है। उसके पास ही शक्ति है कि पार्लियामेंट में ये सारी रिपोर्ट पेश किए जाएँ। उनमें से पहला है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कि कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, ठीक है? ये पहला हो गया। उसके बाद दूसरा है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यानी कि संघ लोक सेवा आयोग, ठीक है? तो ये दूसरा हो गया, इसकी रिपोर्ट भी पेश करता है संसद में। और उसके बाद तीसरा है फाइनेंस कमीशन, तो इसका भी रिपोर्ट राष्ट्रपति संसद के सामने पेश करता है। इसके अलावा भी कई सारे जो रिपोर्ट्स हैं, वो पेश होते हैं राष्ट्रपति के द्वारा, लेकिन ये उनमें से महत्वपूर्ण ये 3 हैं, ठीक है? अगर राष्ट्रपति की वित्तीय शक्ति की बात करें यानी फाइनेंशियल पावर की बात करें, जब भी धन विधेयक प्रस्तुत करना होता है, तो राष्ट्रपति की पूर्व सिफारिश ज़रूरी होती है। जब ये पूर्व सिफारिश रहेगी, तभी कोई धन विधेयक प्रस्तुत हो सकता है सदन में, ठीक है? और ये धन विधेयक को पास करने का जो धन विधेयक है, वह लोकसभा के द्वारा ही सदन में पेश किया जाता है, ठीक है? लोकसभा में। जो हमारे देश का बजट होता है, केंद्रीय बजट होता है, उसको भी जो भारत का राष्ट्रपति है, वह संसद के सामने पेश करता है, ठीक है? इसके पास यही पावर है। किसी ग्रांट के लिए राष्ट्रपति का जो मंजूरी है उसको पहले ही यानी कि जो सिफारिश है उसको पहले ही प्राप्त होनी चाहिए। अगर किसी को ग्रांट चाहिए किसी भी राज्य को, अगर ग्रांट की ज़रूरत है, अनुदान की ज़रूरत है, तो राष्ट्रपति का पूर्व सिफारिश होना ज़रूरी है, ठीक है? तो ये भी एक वित्तीय शक्ति है राष्ट्रपति की। बिना राष्ट्रपति के पूर्व सहमति के, पूर्व सिफारिश के कोई भी ग्रांट पास नहीं हो सकता है। कंटिंजेंसी फंड ऑफ इंडिया यानी कि भारत की जो आकस्मिक निधि है, उसका जो कंट्रोल होता है वो भारतीय राष्ट्रपति के अंतर्गत ही होता है, ठीक है? और भारत का राष्ट्रपति हर 5 वर्ष पे वित्त आयोग का गठन करता है। तो ये भी इसकी एक वित्तीय पावर है। अगर इनके हम न्यायिक शक्तियों की बात करें यानी कि जो जुडिशियल पावर होती है राष्ट्रपति की उसकी बात करें, तो इसमें ये है कि जो भी भारत के मुख्य न्यायाधीश होंगे यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस होते हैं उनकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति करते हैं। जो हाई कोर्ट के जजेस होते हैं उनकी भी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा होती है, ठीक है? तो ये एक जुडिशियल पावर है राष्ट्रपति की। और उसके बाद अगली बात करें, किसी-किसी मुद्दों पे राष्ट्रपति को सलाह की ज़रूरत होती है, तो वह भारत के मुख्य न्यायाधीश से सलाह ले सकता है। हालाँकि उसे मानने के लिए वो बाध्य नहीं है कि मान लीजिए कोई सलाह राष्ट्रपति को दी गई है मुख्य न्यायाधीश द्वारा, तो उसे मानने के लिए वो बाध्य नहीं है कि उसे मानना ही मानना है, ठीक है? तो ये भी एक पावर है। तो आर्टिकल 72 में राष्ट्रपति के लिए जो भी अपराध किए रहते हैं, उनको क्षमा देने की शक्तियाँ हैं, ठीक है? संघ के खिलाफ हों
और जैसे संघ का जो भी कानून हो, उनके खिलाफ कोई अपराध किया गया हो, अगर कोई कोर्ट मार्शल वाला हो, तो उस कोर्ट मार्शल लॉ हो, तो उसके खिलाफ अगर किसी को सज़ा मिली हो, तो उसके लिए कोई क्षमा दे सकता है, क्षमा शक्ति उसके पास है। और उसके अलावा अगर किसी को मौत की सज़ा सुनाई गई है, जो कि अपने आप में बहुत बड़ी सज़ा होती है, उसको भी क्षमा करने की शक्ति, सबसे बड़ी शक्ति, वो राष्ट्रपति के पास ही है। तो इसके बारे में जानते हैं कि वो किस-किस तरीके से उसमें बताया गया है, क्या-क्या चीज़ें हैं। तो चलिए उसके बारे में जानते हैं, ठीक है? सबसे पहले यहाँ पे आप स्क्रीन पे देखिए पार्डन एक होता है, ठीक है? पार्डन। तो इसमें सज़ा को पूरी तरह क्षमा कर दिया जाता है, ठीक है? इसमें जो भी उनके लिए जो भी प्रावधान किए रहते हैं या फिर जो भी उनको सज़ा दी रहती है, वो पूरी तरीके से समाप्त हो जाती है। पार्डन में ऐसा किया गया है, यानी क्षमा उसका नाम ही है पार्डन। तो पूरी तरीके से क्षमा मिल जाती है। तो अपराधी को पूरी तरीके से फ्री कर दिया जाता है। उसके जो भी उसके ऊपर आरोप लगाए गए हैं, वो सारी चीज़ें खत्म हो जाती हैं। और दूसरा है कम्यूटेशन, ठीक है? तो इसमें ये होता है कि सज़ा की प्रकृति बदल दी जाती है। जैसे कि किसी को सज़ा दी गई है, तो उसकी प्रकृति ही बदल दी जाती है। जैसे कि अगर मान लीजिए कि किसी को मिला है मृत्युदंड, तो उसको कन्वर्ट कर दिया जाएगा आजीवन कारावास में। तो इस तरीके से मतलब समझ सकते हैं कि उसको चेंज कर दिया जाता है उसकी प्रकृति ही, ठीक है? सज़ा ही बदल दी जाती है कि जिससे कि बड़ी सज़ा को कम किया जा सके, कम दिखाया जा सके, इस तरीके से, ठीक है? तो ये भी एक क्षमा करने का प्रकार है। रिमिशन की बात करें, तो ये होती है एक प्रकार की छूट। जैसे कि कारावास को अगर दिया गया है आजीवन कारावास, तो उसको कम करके बता दिया जाए कि 10 साल का कारावास हो गया है, यानी कि सज़ाएँ उनकी कम हो जाएँ कारावास की। जो इम्प्रिज़नमेंट होता है, उसको कम करके थोड़ा छोटा कर दिया जाता है। तो इस तरीके से इस क्षमा शक्ति का प्रयोग होता है, जो कि आपका रिमिशन है, ठीक है? तो ये हो गया रिमिशन। और उसके बाद रिस्पाइट की बात करें, जो ये आपका है रिस्पाइट, अगर इसकी बात करें, तो जो भी कॉन्विक्ट रहता है, यानी जो भी दोषी रहता है, उसकी सज़ा को उसकी कंडीशन को देखते हुए कम कर दिया जाता है। जैसे कि मान लीजिए कि कोई गर्भधारण की हुई महिला है, वो उसको सज़ा मिली हुई है, कोई भयानक सज़ा मिली हुई है, तो उसके बाद उसकी स्थिति को देखते हुए उसको थोड़ा कम सज़ा दे दी जाए कि जिससे कि उसको प्रॉब्लम भी ना हो, क्योंकि उसकी कंडीशन ऐसी है। तो इस तरीके से सज़ा को कम किया जा सकता है किसी भी विशेष परिस्थिति में, यानी कि ऐसा कोई सर्कमस्टेंसेस में कि जिसमें कोई इतना प्रॉब्लम में पहले से ही हो, यानी एक अपने आप में गर्भधारण करना ही बहुत अलग प्रोसेस ही है उसका, तो उसको कम करके, उसकी सज़ा को कम करके दूसरी सज़ा में कन्वर्ट कर देना, तो ये भी अपने आप में क्षमा शक्ति बहुत अलग होती है, बहुत बड़ी होती है, तो ये भी राष्ट्रपति के पास है, ठीक है? अगर हम रिप्राइव की बात करें, जो यहाँ पे मेंशन है रिप्राइव, अगर उसकी बात करें, तो इसमें एक हिसाब से राहत कार्य किया जाता है कि जैसे कि अगर कोई सज़ा दी गई है, उसमें अस्थायी तौर पे, यानी कि कुछ समय के लिए उस सज़ा से राहत दी जा सकती है, इस रिप्राइव के द्वारा, ठीक है? जो ये क्षमा शक्ति है, इसके द्वारा। तो इस तरीके से कई सारी जो क्षमा शक्तियाँ हैं, वह राष्ट्रपति के अंतर्गत आती हैं, जो कि अपने आप में बहुत बड़ी हैं। अगर आप सोचें कि किसी को मृत्युदंड से बचाया जा सकता है, उसका पूरी सज़ा माफ़ की जा सकती है, तो ये सब अपने बारे में बहुत ही बड़ी बात है। और ये इन सब का प्रोसेस भी बहुत अलग तरीके से होता है। इसको बहुत डीप है समझना कि हाँ, किस तरीके से हम क्षमादान के लिए प्रोसेस कर सकते हैं या फिर ये सब चीज़ें कर सकते हैं। तो इनको अभी बाद में समझेंगे। पहले अभी जो भी इम्पोर्टेंट है आपके लिए, उसको मैंने बता दिया कि आप रिमिशन याद रखिए, रिस्पाइट याद रखिए और रिप्राइव याद रखिए, और उसके बाद पार्डन याद रखिए और कम्यूटेशन याद रखिए। तो ये सारी चीज़ें याद रखिए कि जब भी आपसे पूछा जाए, जैसे कि ऑप्शन दे देते हैं कि या किससे संबंधित है, या फिर हो सकता है मिलाने वाला दे देते हैं। जैसे कभी-कभी ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि जैसे इनका नाम दे दिया जाता है और जो इनका एक्सप्लेनेशन है वो दूसरी तरफ दे दिया जाता है, उनको मिलाना होता है। इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। कभी-कभी एक नॉर्मल सेंटेंस दे दिया जाता है, एक नॉर्मल ये स्टेटमेंट दिया जाता है कि ये किससे संबंधित है, ठीक है? तो इस तरीके से उसमें कई ऑप्शन दे दिए जाते हैं कि ये इस वर्ड से मैच खा रहा है कि नहीं खा रहा है, तो इसको आपको टिक करना होता है। तो ये सारी चीज़ें हैं, इस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं। तो अपने आप में इससे क्वेश्चन बनने के चांस बहुत ज़्यादा होते हैं, तो आप इसको अच्छे से समझ लीजिएगा, ठीक है? अगर भारत की कूटनीतिक शक्तियों की बात की जाए, तो वो भी इन्हीं के अंदर अंतर्निहित हैं, यानी कि इन्हीं के अंतर्गत आती हैं, राष्ट्रपति के पद के अंतर्गत ही। और जैसे कि कभी भी अगर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे कोई बात होती है या फिर कोई समझौते होते हैं, तो वो इन्हीं के नाम पे होते हैं, ठीक है? राष्ट्रपति के नाम पे ही। और जो अंतर्राष्ट्रीय मामले होते हैं और जो अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधि होते हैं, वो भारत के राष्ट्रपति ही होते हैं। तो यह हो गई इनकी कूटनीतिक शक्तियाँ, ठीक है? कि इनके लिए जो भी अंतर्राष्ट्रीय कार्य होंगे या फिर जो भी अंतर्राष्ट्रीय मंच होगा या फिर कोई भी अंतर्राष्ट्रीय मामले के प्रतिनिधि की ज़रूरत होगी, तो हर तरीके से राष्ट्रपति ही होंगे, ठीक है? राष्ट्रपति की सैन्य शक्तियों की बात की जाए, तो वो सभी जो रक्षा बल होते हैं, उनका हेड होता है, प्रधान होता है। जैसे कि आपका नेवी हो गया और आपकी आर्मी हो गई और आपका एयर फोर्स हो गया, तो सभी का ये हेड होता है और सभी के चीफ की नियुक्ति भी इन्हीं के द्वारा होती है, ठीक है? जैसे कि चीफ ऑफ आर्मी, चीफ ऑफ नेवी और चीफ ऑफ एयर फोर्स। तो ये सारी चीज़ें हैं, इनके एक कमांडर के तौर पे राष्ट्रपति वर्क करते हैं। तो जो भी राष्ट्रपति के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे और जो भी उनसे रिलेटेड क्वेश्चन बन सकते थे, वो सारी चीज़ें मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी है अपने वीडियोज़ के माध्यम से। ठीक है? तो आशा करता हूँ कि आपको आज की वीडियो से काफ़ी सारी चीज़ें और क्लियर हुई होंगी कि राष्ट्रपति के पावर्स क्या हैं। इनके बारे में आपको समझ में आया होगा। इम्पीचमेंट सबसे पहले समझ में आया, उसके बाद राष्ट्रपति के पावर समझ में आया, जो कि लेजिस्लेटिव पावर है, और जो भी उनके क्षमा देने की शक्तियाँ हैं, वो उनके बारे में, जो भी विधायी शक्तियाँ हैं, जो भी उनकी जुडिशियल पावर है, उनके बारे में।
वो भी अपने राष्ट्रपति के अंतर्गत ही निहित हैं। और जो भी हमारे सेनाएँ हैं, यानी जो भी हमारे सेनाओं के हेड होते हैं, वो भी राष्ट्रपति होते हैं। इन सब चीज़ों के बारे में हम लोगों ने अच्छे तरीके से समझा। तो आज का ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा, ऐसे ही मैंने पूरी मेहनत की है इसको समझाने की, और आशा करता हूँ कि अब नेक्स्ट वीडियो में मैं और अच्छे तरीके से आपको नए टॉपिक्स को समझाऊँगा और मज़ा आएगा। तो आप लोग लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे यूट्यूब चैनल को, और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, कमेंट भी करें कि हाँ, आप किस टॉपिक पे अपना वीडियो चाहते हैं और क्या चीज़ें नहीं समझ में आई हैं, उसको मैं फिर से समझाने की कोशिश करूँगा। तो थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय-बाय, लव यू ऑल।